हाय। हम बात कर रहे हैं आज के पॉडकास्ट में। एस जयशंकर साहब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गए और वहां पर उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को लताड़ दिया। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर एस जयशंकर साहब के स्टेटमेंट्स क्या है और हम बैकग्राउंड भी देखेंगे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन में भारत क्यों मेंबर है, क्योंकि जहां पर शंघाई बेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो भारत उसका सदस्य कैसे हो सकता है, या हमारे रिश्ते अगर चाइना के साथ बहुत अच्छे नहीं है तो उसके बाद में हम उसके सदस्य क्यों हैं। उस बैकग्राउंड को भी देखेंगे, ये कैसे बना और भारत इसका सदस्य कैसे बना, इसके क्या टारगेट्स है। पहले ये देखते हैं कि न्यूज में क्या रहा है। मेन चीज वो ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी अगर इसकी करें तो होता है सहयोग संगठन। जब सहयोग और संगठन की बात है कि सहयोग के लिए एक संगठन बना है और वहां पर हम सहयोग की बात कर रहे हैं, तो एस जयशंकर साहब ने यह मुद्दा उठाया है कि जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण की बात चलती रहेगी, उन्होंने बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लिए इस मुद्दे को उठाया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म दैट इज पाकिस्तान, जहां से सीमा पार आतंकवाद को हमेशा स्पॉन्सर किया जाता है, और सीमाओं पर अतिक्रमण की बात की अगर हम बात करें तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि गालवान वैली और जो एरियाज हैं उन एरियाज में भारत चाइना की जो बॉर्डर है, वहां पर जो बॉर्डर इश्यूज हैं भारत चाइना में, चाइना की घुसपैठ के प्रयास हैं, उन स्थितियों में हम कैसे सहयोग की बात कर सकते हैं। और एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि जब तक आतंकवाद को नहीं समाप्त किया जाता, जब तक आतंकवाद को स्पॉन्सर करना नहीं बंद किया जाता, और जब तक सीमाओं के आपसी म्यूचुअल रेस्पेक्ट के द्वारा दोनों देशों की या किन्हीं देशों की आपसी सीमाओं की रेस्पेक्ट नहीं की जाती, तब तक हम सहयोग की बात नहीं कर सकते। और अगर हम एशिया राइजिंग, यानी कि इस सेंचुरी को ऐसा कहा जाता है कि ये एशिया की उत्थान की सेंचुरी है, ये सदी, उस सदी को हम कभी भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि उस टारगेट को अचीव नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि हमें अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। क्यों ना ऐसा करें कि हम पहले अपने अंदर झांक लें। तो अनुच्छेद 1 जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्रोटोकॉल है उसके अनुच्छेद 1 की उन्होंने बात करी है, और उन्होंने ये बोला है कि इसके उद्देश्यों और कर्तव्यों पर गौर किया जाना चाहिए, जिसमें हम एक संतुलित विकास को लक्षित करते हैं। और 3 बड़ी चुनौतियों की जयशंकर साहब ने बात करी है, जिसमें है आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद। दिस इज द मेन थिंग इन द स्पीच। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें वैश्वीकरण के संतुलन को फिर से स्थापित करना होगा। वैश्वीकरण का संतुलन का मतलब होता है कि एक टर्म आपने बार बार सुना होगा, वो है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, और एक उसके बाद दूसरा टर्म आया दैट इज डी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का जो रिवर्स है डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन में यह होता है कि वैश्वीकरण में यह हुआ था कि पूरा ग्लोब, ग्लोबलाइजेशन अगर हम इसको समझे पूरा ग्लोब यानी कि पूरी पृथ्वी एक हो गई, और कोई भी चीज होती थी तो वो ऐसी होती है जिसका इंपैक्ट ग्लोबली होता है। मैं यहां पर आपको 2 टर्म का डिफरेंस समझा दूं। एक चीज होती है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, एक होती है ग्लोबल, यानी कि वैश्विक। अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी परिघटनाएं या कोई भी ऐसी हैपनिंग जो पूरी तरह इस पूरे गोले को, इस पूरे ग्लोब को इफेक्ट करती है, दैट इज ग्लोबल। उसे ग्लोबल बोला जाएगा, ग्लोबल थिंग हो जाएगी या ग्लोबल इंपैक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द रीजन, अगर हम भारत का चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, श्रीलंका के साथ, इन देशों की अगर हम बात करें, या एशिया क्षेत्र की बात करें, तो भारत का ट्रेड बिटवीन एशियन कंट्रीज वो इंटरनेशनल होगा। क्या वो ग्लोबल है? वो ग्लोबल नहीं होगा। बट व्हाट डज इट मीन बाय द ग्लोबल? कोविड, कोरोना, वो एक ऐसी चीज था जो ग्लोबल था, उसका इंपैक्ट ग्लोबल था। इसी तरह से अगर टेररिज्म की बात की जाए तो टेररिज्म आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वैश्विक समस्या है। वो किसी एक क्षेत्र की या क्षेत्र विशेष को अफेक्ट करने वाला कंसेप्ट नहीं है या फिनोमेना नहीं है। This is the difference between international and global. So we use the terms interchangeably. हम कई बार एक दूसरे के रिप्लेसमेंट में इसको यूज कर लेते हैं, बट इसका एक्चुअल फर्क ये है। सो दिस इज द डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद चल रहा है पूरे विश्व में। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में, जब उन्होंने अपना इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो नारा दिया था, जो स्लोगन दिया था, वो यही था, अमेरिका फॉर अमेरिकन फर्स्ट, यानी कि अमेरिकन के लिए अमेरिका रहेगा, अमेरिकन को यहां पर ज्यादा जॉब मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अदर कंट्रीज से जो लोग वहां पर आ रहे हैं, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट हो रही, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे और वो अमेरिकन के लिए प्रोवाइड की जाएगी। दिस इज द डी ग्लोबलाइजेशन। हम उन चीजों को, उन बिजनेसेस को, उन सारी चीजों को, उस व्यापार को हम प्रोटेक्ट करें जो अपने देश में फायदा कर रहा है, और हम दूसरा जो ग्लोबल इंपोर्ट हो रहा है उसको हम रोक रहे हैं। कहीं कहीं पर वोकल फॉर लोकल, भारत सरकार का जो नारा है उसे भी टारगेट किया जाता है। ग्लोबल लेवल पर उसे कहा जाता है कि भारत भी प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, संरक्षणवाद को सपोर्ट कर रहा है और डी ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। सो हियर इन द SCO मीटिंग, वापस से आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पर लेकर आता हूं, जहां पर जयशंकर साहब ने कहा है कि हमारे को एक संतुलित वैश्विक विकास और वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सक्षम बनाना है। दिस इज हाउ ही एड्रेस्ड
अब हम बात करते हैं इस चीज की कि उन्होंने बोला है कोऑपरेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड सॉवरेन इक्वलिटी, यानी कि हम संप्रभुता और एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे। जब तक हम अपनी अपनी संप्रभुता को नहीं मानेंगे, संप्रभुता क्या होती है कि हम अपनी बॉर्डर्स को कंसिडर करें, हम ये माने कि ये देश है, हम इस तरह से दावे नहीं करेंगे अरुणाचल प्रदेश हमारा है जैसा कि चाइना करता है। सो इन दिस फेज और 3 एविल्स की उन्होंने बात करी है जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि अलगाववाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने मुख्यतः बात करी है। अब हम आते हैं इसके बैकग्राउंड पर कि एससीओ क्या था। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा या जिसे रूस संघ कहा जाता था। ये रूस संघ 1922 से लेकर 1991 तक रहा है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से लगभग जब कोल्ड वॉर का एंड नहीं हो गया तब तक यह संघ रहा था। यह कुछ 15 देशों का एक समूह था जिसका विघटन चालू हुआ 1989 से 1991 तक ये पूरी तरह बिखर चुका था और रूस एक अकेला देश रह गया। हालांकि इस काल में 1922 से लेकर 1991 तक के काल में यह एक बहुत शक्तिशाली देश हुआ करता था। इसके बिखराव के बाद में इस रीजन में, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, इस क्षेत्र में यह आवश्यकता थी कि कोई रीजनल पावर रहे, यानी कि कोई क्षेत्रीय शक्ति रहे, किसी का डोमिनेंस रहे, और वही कार्य किया एससीओ ने। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर टाइमलाइन आप देख सकते हैं। 1996 में कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और चाइना ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया, जिसमें 2001 में उज्बेकिस्तान भी शामिल हो गया। फर्स्ट राउंड में इसका जो एक्सपेंशन हुआ है, यानी कि इसमें जिनको मेंबर बनाया गया उसमें भारत और पाकिस्तान थे 2017 में। 2009 से भारत इसका ऑब्जर्वर स्टेट था, यानी कि इसमें ऑब्जर्वर के रूप में इसके बैठकों में हम भाग लेते थे। ओके, अगर ये बात करें कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है और भारत इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ, भारत को इसमें क्या अपने नेशनल इंटरेस्ट नजर आए, अपने राष्ट्रीय हित इसमें नजर आए, तो देखा जाए तो रीजनल नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है कि हम दो देश आपस में लड़ रहे हैं, वो हो गया पारंपरिक तरीके से आपको अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है कि देश आप पर आक्रमण करेगा। व्हाट डज इट मीन बाय द नॉन ट्रेडिशनल? गैर पारंपरिक तरह की सुरक्षा आपको चाहिए। गैर पारंपरिक तरीका क्या होता है? कारगिल वॉर। कारगिल में उन्होंने घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिक भेजे और भारत की सीमाओं का शरण करने की कोशिश करी। या फिर हम 2008 का मुंबई अटैक ले लें, जिसमें ताज होटल पर अटैक किया गया और मुंबई शहर को एक तरह से अपने आप में बहुत बड़ा हमला किया गया था। वो नॉन ट्रेडिशनल अटैक है। सो इन दिस फेज 2008 के अटैक के बाद में भारत, जो कि ऑब्जर्वर स्टेट हुआ करता था, वो बार बार यह कोशिश कर रहा था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदस्यता उसे मिले। कारण क्या था? कारण यह था कि इसका जो टारगेट है, जो प्रायोरिटी है इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो काउंटर टेररिज्म है, यानी कि आतंकवाद विरोध इस क्षेत्र में। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आतंकवाद से सबसे ज्यादा ग्रसित देशों में रहा है। ओके, तो 2017 में जब हमारे को इसकी सदस्यता दी गई तो उसके साथ में पाकिस्तान की सदस्यता, पाकिस्तान को भी सदस्यता क्यों दी गई? आप ये समझ सकते हैं कि द कंट्री इज ए स्पॉन्सर ऑफ द टेररिज्म, वही उसको स्पॉन्सर कर रहा है और उसको भी हमारे साथ में सदस्य बना दिया जाता है। कारण क्या है? देखिए, जब से एससीओ बना धीरे धीरे ऐसा हो रहा था। 2005 के बाद से, 2008 के बाद से जो ग्लोबल रिसेशन आया, उसके बाद से इस क्षेत्र में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा था और रशिया खुद ये नहीं चाहता था कि अकेला यहां पर चाइना का डोमिनेंस बढ़े। इसलिए रशिया चाहता था कि इसमें भारत सम्मिलित हो और रशिया बार बार भारत के सदस्यता को सपोर्ट करता था। पर स्थिति यहां तक आ गई कि जब भारत भी चाहता है कि सदस्य बने और रशिया भी उसको सपोर्ट कर रहा है, चाइना को भारत का एंटीडोट यहां पर चाहिए होता था, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को भी इसमें सदस्यता दिलवाई। दिस इज द होल इशू। अब हम बात करें कि आज जो है इसके मेंबर्स कितने हैं। तो इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ये 1996 में बना था, जिसमें 5 कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, तजिकिस्तान रहे हैं। उज्बेकिस्तान इसमें 2001 में इन्वॉल्व हुआ है। 2017 में अगर हम देखें तो इसमें भारत और पाकिस्तान इसके मेंबर्स बने हैं। ईरान इसमें 9th मेंबर के रूप में सम्मिलित हुआ था और रिसेंटली बेलारूस ने इसको 2024 में ज्वाइन किया है। अफगानिस्तान और मंगोलिया इसके ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में वर्तमान में एस्टेब्लिश्ड है। सो दिस इज हाउ द होल, आप इसमें देख सकते हैं जो पिंक स्टेट्स हैं वो एससीओ मेंबर्स हैं, जैसे कि इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसके साथ में जो इसमें येलो है या जो लाइट येलो है, एससीओ ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। और डायलॉग पार्टनर्स में इसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया और नेपाल भी है जो इसकी बैठकों में भाग लेते हैं। दिस इज द होल इशू। ओके, हैव अ वेरी गुड डे एंड यस, प्लीज रिमेंबर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।